Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying the chapter 7 equilibrium. Till now, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल में एक थ्योरम था। ये था कि जब कभी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर ले या फिर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से एस्टेब्लिश हो जाए कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, यानी वो स्टेज जहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो उस दौरान यदि कुछ चेंजेस कर दें हम, या टेम्परेचर का चेंज कर दें, प्रेशर का चेंज कर दें, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कर दें, तो उस दौरान क्या होता है कि सिस्टम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है या रिएक्शन कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है कि वापस वो इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं। या हो सकता है कि रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट शुरू हो जाए या फिर प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। उस समय पे हम क्या बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम अपने आप को अचीव कराना चाहता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल क्या लिया था कि खर्चे के ऊपर, कि आदमी स्पेंड कितना करता है। कभी अगर जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाए तो वो अपने आप को क्या करता है, वो अपनी कुछ नीड्स को कम कर देता है ताकि उसकी लाइफ स्टेबिलिटी हासिल करती रहे या फिर उसकी लाइफ स्टेबल चलती रहे। क्योंकि अगर ऐसे सिंपल सी बात क्या होती है कि जैसे कि मान लो किसी को 30,000 रुपए का महीने का खर्चा है और उसको 50,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 20,000 रुपये जो सेविंग कर रहा है, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इससे निकाल सकता है। पर किसी की अगर सैलरी 50,000 है और उनके खर्चे 70,000 है तो उसका तो पूरा अनस्टेबल ही चल रहा है ना। वो कहीं ना कहीं से क्या करेगा, लोन लेता रहेगा और एक दिन जाकर के खुद अनस्टेबल हो जाता है। तो वो कंडीशन नहीं होती है। ली चैटलियर ने ये कहा कि जब कभी भी रिएक्शन में कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में दिक्कत आने लग जाए या इक्विलिब्रियम कंप्लीटली अनएस्टेब्लिश्ड हो जाए, एस्टेब्लिश से होकर के अनएस्टेब्लिश्ड हो जाए, उस दौरान रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि वापस से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि प्रकृति अपनी संतुलन खुद से मिला लेती है, प्रकृति अपना संतुलन खुद से मिलाती है। जैसे आजकल इंसान क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली प्रकृति को बर्बाद करते जा रहा है। जो भी आपको डेली लाइफ से मिलते हैं, तो प्रकृति भी क्या करती है, उनको संतुलित करने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे कि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आज बहुत चल रही है, तो प्रकृति कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है कि वो किसी न किसी तरीके से इसको हैंडल कर लेगी। तो सेम टेक प्लेस इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आल्सो। तो हमने इसमें पढ़े थे 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर था कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोग को समझाया था, ठीक है। यानी आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक कॉपर की प्रेजेंस में, जैसे कि वो था NO2 का N2O4 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां डेल्टा एच आपका नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक है यानी N2O4 को कम टेम्परेचर में रहना पसंद है, NO2 को ज्यादा टेम्परेचर में रहना पसंद है। लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट को डाउट था कि सर मेरे को टॉपिक फिर से समझाइएगा, तो मैं इसीलिए फिर से पढ़ाऊंगा। तो N2O4 को कम टेम्परेचर में रहना पसंद है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होने का मतलब है कि इसको कम टेम्परेचर में रहना पसंद है, इसको ज्यादा टेम्परेचर में रहना पसंद है। जैसे आप लोग बहुत सारे फल सीजन्स के फ्रूट्स और फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि फ्लावर्स जो बेसिकली सनफ्लावर होता है, ठीक है, या फिर जैसे कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो विंटर में ही होते हैं, समर में नहीं होते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे कि वाटरमेलन आपको समर में मिलेगा, विंटर में नहीं मिलेगा। सीताफल जो होता है वो आपको विंटर में मिलेगा, समर में मिलेगा, क्योंकि हर किसी के रहने की कैपेबिलिटी जो होती है, हर किसी के ग्रो करने की कैपेबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे होती है। तो सेम वही है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, उन्होंने कहा कि आप जस्ट सपोज कि एक नॉर्मल से वाटर में आपने 3 बीकर ले लिए, एक में नॉर्मल वाटर था, एक बीकर ले लिया जिसमें कोल्ड वाटर था, क्या था, कोल्ड वाटर, बर्फ का था, और एक था जिसमें हॉट वाटर था। कौन सा वाटर था, हॉट। आपने यहाँ पे रिएक्शन करवा दिया नॉर्मल में, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है वो कॉपर के प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जब आप ये डालते हो तो NO2 जो रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है। अगर ब्राउन कलर धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो N2O4 में कन्वर्ट जब वो हो रहा है यहाँ पे, अब सडनली आपने जब उसमें रिएक्शन होने लग गया धीरे धीरे, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम तो अचीव होना ही होना है, जाहिर सी बात है। आपने टेस्ट ट्यूब निकाला और टेस्ट ट्यूब को इसमें डाल दिया, किसमें डाल दिया, कोल्ड वाटर, क्या होने लग जाएगा, कोल्ड वाटर।
यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव था तो आपको थोड़ा ना कुछ तो ब्राउन कलर दिखते ही रहा होगा, ब्राउन कलर तो दिखेगा ही दिखेगा। तो जब आपने इसको इसमें डाला तो सडनली पूरा का पूरा ब्राउन कलर धीरे धीरे और डिसअपीयर होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कोल्ड था, क्या था, ठंडा पानी था, और ठंडे में रहने की आदत किसकी है, N2O4 की। सडनली टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज होने का एक मेजर फैक्टर है फॉर एनी रिएक्शन, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट आता है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है। आर्हेनियस ने ये कहा कि जब कभी भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से अगर इंक्रीज करो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, यानी टेम्परेचर भी मायने रखता है। सिंपल सी बात है, अगर आप गैस को फुल में रखो तो खाना जल्दी बनता है, गैस को स्टीम में रखो तो खाना धीरे धीरे बनता है। तो टेम्परेचर भी मेजर फैक्टर प्ले करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ ठंडा था तो धीरे धीरे NO2 क्या होने लग गया, डिसअपीयर होने लग गया, यानी ब्राउन कलर डिसअपीयर होने लग गया। क्यों? क्योंकि N2O4 को जो फेवरेबल कंडीशन थी वो क्या था, कोल्ड टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, इसलिए फास्ट रिएक्शन कहाँ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको हॉट वाटर में रख देता हूँ तो हॉट वाटर के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, इन दोनों में से ये हॉट यानी टेम्परेचर ज्यादा किसके लिए फेवरेबल है, NO2 के लिए फेवरेबल है, जबकि N2O4 तो कम टेम्परेचर में रहना पसंद कर रहा है। तो इस दौरान रिएक्शन कहाँ जाने लग जाएगा, बैकवर्ड जाने लगेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम अचीव रहे। तो यहाँ पे ब्राउन कलर ज्यादा फॉर्म होने लगता है। तो यही उसने समझाया ली चैटलियर ने। ली चैटलियर ने कहा कि जब कभी भी कोई एक फैक्टर है, मान लो आपने टेम्परेचर बदला, तो उस दौरान रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से बदलता है कि वापस इक्विलिब्रियम अचीव होना शुरू हो जाए। तो ये था हमारा टेम्परेचर वाला। अब जो हमारे लिए नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेशर। तो प्रेशर के लेकर के मैं आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, कैसे होता है। हमने गैस लॉ में पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो यानी वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कम नंबर ऑफ मोल, क्योंकि जितना कम कंटेनर लोगे उतना कम क्वांटिटी, और जितना ज्यादा कंटेनर लोगे उतना ज्यादा क्वांटिटी। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी प्रेशर कम हो रहा है, तो उस तरह नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। वॉल्यूम कम हो रहा है, सॉरी, वॉल्यूम कम हो रहा है यानी प्रेशर ज्यादा हो रहा है। पहला केस पढ़िए, फर्स्ट केस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तभी ना वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा। सेकेंड केस क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी कम। तो इसको लेकर के उन्होंने बताया कि कैसे कोई चीज किसको अफेक्ट करता है, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वो था Kp इज इक्वल टू KcRT रेज़ टू द पावर डेल्टा n, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे Kc निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पे ये डेल्टा n की वैल्यू बताएगा कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहां QC और QP लिख सकता हूं, क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा था, QC अगर इससे छोटा रहा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, QC बराबर रहा तो इक्विलिब्रियम है, और QC बड़ा रहा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। वो ये तो आपको याद होगा, इक्वेशन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट वाला। तो इसी से रिलेटेड इसमें उन्होंने कैरी करना शुरू किया कि जैसे कि मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा है, हाँ, N2 + 3H2 gives 2NH3, यानी यहाँ पे 1 मोल इसका, 3 मोल इसका, मिलके हमें 2 मोल दे रहे हैं, मिलके हमें क्या दे रहे हैं, 2 मोल दे रहे हैं। यानी कि इसको कम प्रेशर में रहने, इसको ज्यादा प्रेशर में रहने की आदत है। नंबर ऑफ मोल्स कम है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कम कब होंगे, जब प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैंने प्रेशर कम किया यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर कम किया यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो मेरा रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, इसका अभी मैं आपको नोट्स क्या है, ये वाला जो प्रेशर वाला है इसका मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है, व्हेन टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड the reaction shifts to the side where the sum of the stoichiometric coefficient of gas is less to regain the equilibrium, ठीक है। and when the total pressure is decreased at constant temperature or the volume is increased,
the reaction shifts to the side where the sum of the stoichiometric coefficient of the gaseous component is greater to reason the equilibrium. यानी देखो प्रेशर बढ़ा, इस केस में क्या करो, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, ये सेकंड वाला केस, ठीक है, तो देखो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो नंबर वॉल्यूम कम हो रहा है तो यानी 2 मोल्स ज्यादा अच्छे से रह पाएगा कि 4 मोल्स ज्यादा अच्छे से रह पाएगा, 2 मोल्स रह पाएगा, ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे डेल्टा एन की वैल्यू क्या थी, अब इसमें से पढ़ते हैं इससे कैसे होगा। डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी -2, क्या हो गई, -2 हो गई, यानी RT रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। डेल्टा एन की वैल्यू ऐसे निकालेगा, वेट सॉरी क्लास, इसमें मुझे थोड़ा अभी भी डाउट है कि जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो निगेटिव, जब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो जैसे 2NH3 है, 3 + 1 4 -2 हो जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल सही है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ रिएक्टेंट को ही माइनस करना है, ठीक है। तो RT रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा क्योंकि माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो QC की वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू QP इंटू कॉन्स्टेंट के बराबर आएगी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, RT तो एक कॉन्स्टेंट है। सो यहाँ पे देखा जाए तो QC की जो वैल्यू रहेगी वो इनिशियली KC से बड़ी रहेगी, जो कि बोलता है कि बैकवर्ड जाना चाहिए। तो इसके लिए अभी भी बस थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, वो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा, बट इसमें एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर जैसे एमोनिया का वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा प्रेशर में रहने की आदत नहीं है, ज्यादा प्रेशर में रहने की आदत किसको है, NH3 को है। अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यदि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहने की कैपेबिलिटी है, तो उस केस में NH3 जो है मेरा बैकवर्ड रिएक्शन दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि कम प्रेशर में रहने की आदत इनको है, जबकि इनको है। तो इस दौरान इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरीके से क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, जब कभी भी आप प्रेशर को बढ़ाओगे या घटाओगे। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, जैसे कि इसमें बोला है the concept in which it is saying कि an increase in pressure due to decreasing volume causes the reaction to shift to the side with the fewer moles of gas, ठीक है, यानी fewer moles of gas में जाने की कोशिश करेगा। when the volume of the system is changed, the partial pressure of the gases changes because there are more moles of gases on the reactant side. This change is more significant to the denominator of the equilibrium constant expression. अब इसमें एक और आता है कि अगर जब कभी भी ये रिएक्शन चल रहा है और इसमें मैं कोई इनर्ट गैस को इंसर्ट करा दूं, इनर्ट गैस यानी नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इनको इंसर्ट कराऊं तो इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ता है? तो इनको ऐड कराने से इक्विलिब्रियम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा ना ही बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि नोबल जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो कभी रिएक्ट नहीं करते हैं इनके साथ, ठीक है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड वही करता है जो इनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी जो इनके साथ रिएक्ट करेगा वही इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल करेगा। तो इनर्ट गैसेस जो होते हैं वो कभी भी क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ जैसे दिया एन इनर्ट गैस सच एज हीलियम इज वन दैट डज नॉट रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट और कंपाउंड। एडिंग एन इनर्ट गैस इनटू अ गैस फेज इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट रिजल्ट इन अ शिफ्ट. This is because the addition of non-reactive gas does not change the partial pressure of the other gases in the container. तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. Now the fourth factor that the Lee-Chatelier explained was the of the catalyst. Catalyst में भी उन्होंने बताया कि catalyst के डालने से इक्विलिब्रियम में कैसे फर्क पड़ता है. ये आपके लिए क्या था, catalyst. तो catalyst एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद रिएक्ट नहीं करता है, पर रिएक्टेंट को ऐसा मोड देता है जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी हमको प्रोडक्ट देना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है कि आपको दूध को अगर दही में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें नींबू मिला देते हैं ताकि आप समथिंग बोलते हैं ना, दूसरा दही लेके आ जाओ, पुराना दही, तो उसमें मिला देते हैं और हम कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसा कैटलिस्ट वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा कैटलिस्ट वर्क करता है। तो जैसे कि इसमें दिया है द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कैटलिस्ट का जो दिया हुआ है, द कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव पाथ टू द सेम रिएक्शन। अब जैसे आपके में ये है एनसीईआरटी में
कि अल्टरनेटिव पाथ देते हैं उनको रिएक्ट करने के लिए, अल्टरनेटिव पाथ देते हैं, मतलब सिंपल बात है कि रिएक्शन सीधा सीधा चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है और मेरे को जल्दी रिएक्शन चाहिए। जल्दी रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, उसको कुछ दूसरा डायरेक्शन दिखा देता है कैटलिस्ट, कि खुद आकर के वो मतलब रिएक्शन जल्दी जल्दी करवाएगा लेकिन खुद अनरिएक्टिव रहेगा, जैसा गया था वैसे ही वापस आता है। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। विच डज नॉट चेंज द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यानी वो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा कि जैसे कि सिंपल सी बात है N2 + 3H2, ऑब्वियस सी बात है कि आप कितना भी हाई टेम्परेचर प्रेशर रखो आपको एमोनिया देगा ही देगा। बट एक साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि अगर इसका रिएक्शन मैं मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में कराता हूं तो मुझे और जल्दी ये मिलता है, क्या मिलता है, और जल्दी एमोनिया का प्रोडक्शन मिलता है। यानी ये ना तो इनिशियल स्टेट को बदलेगा ना ही फाइनल, लेकिन आपको प्रोडक्ट जल्दी प्रोवाइड करेगा, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कराता है। सो therefore the thermodynamic state functions such as enthalpy, Gibbs energy, entropy are not changed. Equilibrium is a thermodynamic concept and the equilibrium constant depends on thermodynamic state functions only. Hence catalyst does not change the equilibrium constant and it has no effect on the equilibrium. तो equilibrium को चेंज नहीं करता है, सिर्फ उनके डायरेक्शंस को चेंज करता है, उसकी एनर्जी को चेंज करता है। वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करा देता है कि हाँ अब रिएक्शन इस डायरेक्शन में ना हो करके उस डायरेक्शन में हो। जैसे सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा फंडा समझना, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंस्टेंट क्या करते हो कि आप लोग ट्यूशन भी प्रेफर करते हो कि हमें ट्यूशन जाना क्यों, क्योंकि ट्यूशन टीचर आपको जिस वे भी समझा देता है या स्कूल टीचर आपको जिस वे भी समझा देता है उससे आपको इजीली समझ में आने लग जाता है। ठीक है, मान लो कि जैसे सिंपल से एक मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कि आप अगर लगाते रहोगे तो 2-3 दिन में हो सकता है कि बन जाए, लेकिन अगर आप किसी टीचर के पास गए तो टीचर आपको तुरंत एक स्टेप बताएगा जिससे आपका आंसर उसी दिन आ जाएगा। तो यहाँ टीचर क्या है, टीचर कैटलिस्ट वर्क कर रहा है जो कि आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहा है, आपके नहीं क्वेश्चन को अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ आपको एक पाथ दे रहा है कि हाँ आप ऐसे लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम वही कैटलिस्ट इस टीचर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो ये था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये था ली चैटलियर प्रिंसिपल जिसमें उसने कहा कि जब कभी भी इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर दो तो रिएक्शन अपने आप कुछ इस तरीके से खुद को अरेंज करती है कि वो कंप्लीटली मतलब इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश कर देती है, ना ही मतलब वो ये अल्टर नहीं होता है, वो रिएक्शन खुद इस प्रकार से चेंज होकर के वापस दोबारा इक्विलिब्रियम क्या करती है, एस्टेब्लिश कर देती है। और डिपेंड करता है कि फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है। द 4 फैक्टर्स आर द कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ओके, नाउ द वन टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में बहुत मिसिंग है बट उसके न्यूमेरिकल्स आपके में दिए गए, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 7.4 है जो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि उसको ये नहीं बन रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि मैं पहले वो थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको वो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो न्यूमेरिकल कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके उसी में रहेगा। तो डेट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है। उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं। जैसे कि NaCl जब सॉलिड स्टेट में रहता है, कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम इसको एक्वस स्टेट में ले आते हैं, यानी जब हम इसको पानी में मिला देते हैं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि ये इसमें जाकर के करता है, इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे फ्री आयंस नहीं है, यहाँ पे ये ना तो Na+ में टूटता है ना ही Cl- में टूटता है, और ये क्या होता है, ये कंप्लीटली ब्रेक करता है Na+ और Cl- आयन में ब्रेक करता है, और जो फ्री आयंस होते हैं या जो मूवेबल आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब क्या होता है कि माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया था। उसने कहा कि जो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने या डिसोशिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो एक्वस स्टेट में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी दे दे। अब देखो जरूरी नहीं कि NaCl पानी में मिला तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन दे रहा है, या हर सब्सटेंस पानी में मिल करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देता है। अगर आप शुगर को यानी C6H12O6 को पानी में मिला दो तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो आपको पानी में मिलने के बावजूद भी आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं देगा उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं।
क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने क्या एग्जामिनेशन किया, माइकल फैराडे ने क्या किया, एक बीकर में उसने पानी और शुगर दे दिया, इसको डालने के बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी करने की कोशिश की, बट उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये फ्री आयन से ब्रेक ही नहीं हो रहा था। उसने थोड़ा सा NaCl मिला दिया इसमें और फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी देखी तो उसको मिलने लग गया। तो उसने फिर अब इलेक्ट्रोलाइट्स को भी दो हिसाब से बांटे। उसने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे कंडक्टिंग इन नेचर हो, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे तो नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ वीक होते हैं पढ़ाई में। उसी प्रकार से जो आपको कंप्लीट बहुत ज्यादा यानी कंप्लीटली डिसोसिएशन दे उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। यानी कि अगर आपने उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl दिया तो हो सकता है कि वो 100 Na+ और 100 Cl- दे, या अप्रोक्सीमेट 90% तो देगा ही देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएशन ना दे, ये डिसोसिएशन है NaCl का Na+ और Cl- में टूट जाना, क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कहलाता है। यानी एक मॉलिक्यूल्स का दो आयन में टूट जाना, कैटायन और एनायन में टूट जाना, या मल्टीपल आयन में भी टूट जाना। मल्टीपल यानी दो या दो से ज्यादा कैटायन बन जाए, दो या दो से ज्यादा एनायन बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है। और जो कंप्लीट डिसोसिएशन ना दे, जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, यानी ये अप्रोक्सीमेट 10 to 20% देता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। 10 to 20% का मतलब है कि 100 मॉलिक्यूल से 20 के हूं तो आपको 20 मिलेंगे आयन, या 30 मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उस केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है। क्यों, ये सारे के सारे टूट गए तो वापस वो चांसेस भी नहीं है कि वो जाकर के जुड़ जाए, बिल्कुल नहीं है। और इसके केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। क्यों, क्योंकि इसके केस में ये रहता है कि CH3COOH है वो टूटेगा CH3COO- में और H+ में। एक समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। मान लो कि स्टार्टिंग में आपने ले लिया इसका 1 मोल, कितना था, 1 मोल था, ठीक है। बाद में मान लो कि x ये बन गया, x ये बन गया, तो 1 - 2x इसका निकल गया, 1 - 2x इसका, क्योंकि देखो x और x था, तभी ना बच्चा। मान लो कि x इसके निकल गया, ठीक है, x CH3COOH डिसोसिएट हो गया, तो 1 - x क्या हो गया, बचे रह गए। उस x के दो पार्ट में टूटे, एक x ये और एक x इसमें टूट गया, तो ये आपका डिसोसिएशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है कि कैसे डिसोसिएट करना है। इस केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जितना टूटेगा उतना बनेगा। ठीक है, फिर से ये कैसे लिखा मैंने, 1 मोल मान लो इसका है, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और ये 0 और 0 है, ये 1 - x हो गया। कुछ समय के बाद जब आपका x CH3COOH उतर जाना शुरू हो गया, तो x भी दो पार्ट में टूट गया, एक ये और एक ये, ठीक है, और 1 - x ये बना। तो टोटल कितने मोल्स बचे, टोटल कितने मोल्स बचे, x प्लस x प्लस 1 - x और x कर गया, एट द लास्ट में 1 + x बचा। तो हमको जो ये पढ़ना है ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई है, अभी मैं फिलहाल यहाँ तक टॉपिक छोड़ रहा हूँ। मैं आपको प्रेशर वाला नोट्स और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला नोट दोनों मैं आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, उनको देख करके अच्छे से स्टडी करिएगा। एट देन आप अच्छे से पढ़िए। हम अपना सैटरडे, संडे और मंडे जो हमारा 3 दिन आने वाला क्लासेस है उसमें हम लोग इसको अच्छे से कवर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।